नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सांप जैसे केचुल बदलता है उसी तरह से कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जो मौके के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने निजी स्वार्थ के अनुसार वो उनके सामने कोई समाज का स्वार्थ, देश का स्वार्थ या सामूहिक स्वार्थ ऐसा कुछ नहीं होता है। निजी स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला है और जो मिला है उससे आगे क्या मिलेगा, जो मैं चाहता हूँ वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे निर्धारित होता है उनका कथन, उनका वक्तव्य और उनका स्टैंड। वो इससे तय करते हैं कि उनको क्या मिला है कि सरकार या जो भी जिस दल में वो हैं उस दल का मुखिया, उस दल के नेता, उस दल की विचारधारा, उस दल की नीतियाँ और कार्यक्रम ठीक हैं या गलत हैं। इससे वो तय करते हैं कि दल की नेता की आलोचना करेंगे या प्रशंसा करेंगे। मिलेगा तो प्रशंसा करेंगे, नहीं मिलेगा या मिलने की उम्मीद घट जाएगी तो निंदा करेंगे, फिर गाली गलौज पर उतर आएंगे। और ऐसे लोगों को सब लोग पहचानते हैं। फिर भी ऐसे लोगों की एक खूबी होती है कि वो कहीं ना कहीं अपने लिए जगह तलाश लेते हैं, फिर से वो रिहेबिलिटेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ अभियान चलाने की ज़रूरत है। सभी राजनीतिक दलों में मोटे तौर पर एका होना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहे। वो जो तात्कालिक फ़ायदा होता है ऐसे लोगों की गाली देने से, उसके लोभ से अगर बचें तो ऐसे लोगों की या ऐसे प्रवृत्तियों वाले लोगों से बचा जा सकता है। समाज को, राजनीति को, देश को बचाया जा सकता है। मैं बात एक बार फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की कर रहा हूँ। उन्होंने जो ट्वीट किया है, 2 ट्वीट हैं उनके, दोनों घोर आपत्तिजनक है। उसमें कहीं से देश की चिंता नहीं है, उसमें कहीं से भारत की सुरक्षा की चिंता नहीं है, उसमें भारत देश के सम्मान की कोई चिंता नहीं है और न ही किसी भी तरह से देश के हित में दिया गया ये बयान है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो दिल्ली में रेजोल्यूशन पास हुआ था ब्रिक्स देशों का, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सदस्य हैं इस ब्रिक्स के। इनके बीच में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको रूस ने तोड़ दिया है यूक्रेन पर हमला करके। ठीक बात है। तो अब उसके आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि वो पुतिन से कह सके कि इसको रोको। ये 1 मार्च का ट्वीट है। इसलिए मैं नियत पर सवाल उठा रहा हूं कि जिस दिन यूक्रेन पर रूस ने हमला किया उसी दिन रात में प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और कहा कि इसको रोकिए और बातचीत की मेज़ पर आइए, ये हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। इसके अलावा इसी तरह की बात यूनाइटेड नेशंस में भी भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने की है। उसके बाद अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका एजेंडा अलग है। आपका एजेंडा देश के समर्थन का नहीं हो सकता। आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हों, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हुए भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो जाएं, इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होगा। आप इस समय देश में जो सरकार है उसके विरोध में बोले, इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम देश के विरोध में तो मत बोलिए। सवाल ये है कि जिस ब्रिक्स के रेजोल्यूशन की बात, उसकी चिंता डॉक्टर स्वामी इस समय कर रहे हैं, वो उनकी चिंता, उनका सरोकार, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी, उनकी शिकायत उस समय कहाँ थी जब चीन भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। तब उन्होंने क्या ये ट्वीट किया था कि ब्रिक्स के रेजोल्यूशन को चाइना ने तोड़ दिया है, उसका उल्लंघन कर दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए। तब वो चुप रहे, तब वो भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, ऐसे बयान दे रहे थे जिनसे चीन को मदद मिले। इरादा जो भी रहा हो, लेकिन उनके बयानों से चीन को मदद मिल रही थी, ये बड़ा स्पष्ट है और वो इसमें अकेले नहीं थे। अब उन्होंने बड़े खुले तौर पर बता दिया है कि वो उन सब लोगों के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्र सरकार के, जो भारत सरकार के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता जो ख़त्म हो रही है वो रिन्यू नहीं होने वाली है। आगे उनको बीजेपी से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये स्पष्ट होते ही उन्होंने नया घर तलाशना शुरू कर दिया है।
अभी कुछ महीने पहले ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि ममता बनर्जी इतनी नासमझ हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी मिलेंगी। उनका इस्तेमाल भले कर सकती हैं वो बाहर रखकर बीजेपी और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को गाली दिलवाने के लिए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होकर, इतने क्वालिफाइड व्यक्ति होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसमें कोई संस्कार नहीं होंगे, वो भी ऐसी भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगा। उन्होंने उनके इस ट्वीट के जवाब में एक किसी सज्जन ने ट्वीट किया और कहा कि इस समय भारत की स्थिति जो है वो मुश्किल है, इस ऐसे में तटस्थता बरतना ही ज़्यादा बेहतर विकल्प है। उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक हिजड़ा नहीं हो सकता। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा है। ये गली के गुंडे भी ऐसी भाषा बोलने में शर्माएंगे, जिस तरह की भाषा। और ये इसके बावजूद कि आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और स्वामी को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि रूस के खिलाफ भारत खड़ा हो जाए। ये चाहते हैं कि रूस के खिलाफ भारत खड़ा हो जाए और रूस और चीन जो है एक साथ आ जाए, रूस चीन पाकिस्तान, और भारत मुश्किल में फंस जाए। भारत अपने जो टाइम टेस्टेड दोस्त है रूस, उसको भूल जाए, जिस रूस ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हर बार यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी भारत के खिलाफ कश्मीर से संबंधित मुद्दा हो या बांग्लादेश युद्ध के समय का मामला हो या फिर और मुद्दे रहे हों, हर बार वीटो किया है भारत को बचाने के लिए। उसको भूल जाए। और जिन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिन लोगों ने पाकिस्तान को रसद पहुंचाई, हथियार दिए, पैसा दिया, उनका साथ दे। जो चीन के अतिक्रमण पर चुप रहते हैं, उनका साथ दे भारत। ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के खेमे में जाकर खड़े हो जाएं और रूस के खिलाफ हो जाएं। भारत को हासिल क्या होगा उससे? नुकसान के अलावा किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। सबको मालूम है कि भारत सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है तो रूस से। जो हथियारों के स्पेयर पार्ट्स हैं सबसे ज़्यादा रूस से मिलते हैं और युद्ध के समय निर्बाध रूप से मिलते हैं। दूसरे और कई देशों की तरह नहीं है कि स्थिति जैसे ही गंभीर हुई, संकट की स्थिति हुई, हाथ खींच लिए। रूस ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। रूस ने हर मौके पर हर जगह अपना साथ दिया है। तो ऐसे में रूस के खिलाफ भारत को क्यों खड़ा होना चाहिए? और पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कह रहा है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है वो गलत है। अमेरिका को कहना पड़ा है कि भारत की जो परिस्थिति है उसमें उसने जो स्टैंड लिया है वो समझ में आ सकता है। बाकी देश जो हैं भारत से अनुरोध कर रहे हैं कि रूस पर और पुतिन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री फ़ोन करेंगे और पुतिन जो है युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे, क्योंकि पुतिन को भी अपना राष्ट्रीय हित देखना है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखना है। दूसरा मुद्दा जिस पर आलोचना हो रही है कि वहाँ जो 22,000 छात्र यूक्रेन में हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। अब आप देखिए, जब शुरुआती एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की, युद्ध शुरू होने से पहले 4,000 लोग आ चुके थे। उसके बाद से भारत सरकार ने, यूक्रेन में छोटी सी है एम्बेसी, कम है वहाँ स्टाफ बढ़ाया, ऐसे लोगों को बढ़ाया जो रशियन भाषा जानते हो, रूसी भाषा जानते हो, उन लोगों को वहाँ पर लगाया, उनकी संख्या बढ़ाई और लगातार कोशिश हो रही है उनको निकालने की। 4 देशों की सीमा पर जो है 4 केंद्रीय मंत्री तैनात कर दिए गए। एयरफोर्स की मदद ली जा रही है कि उसके विमान से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। सिर्फ 3,400 बच्चे अभी वहाँ बचे हुए हैं जो अभी तक निकाले नहीं जा सके। या तो वो बाकी जो है भारत आ चुके हैं या इन 4 राज्यों के, इन 4 देशों की सीमा पर हैं जहाँ से उनको भेजने का इंतज़ाम हो रहा है। ऐसे समय में जबकि दूसरे देशों की एम्बेसी के लोग छोड़कर भाग रहे हों,
भारत की एम्बेसी के लोग, दूतावास के लोग न केवल डटे हुए हैं बल्कि उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। ऐसे समय में जब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तमाम देशों ने, बड़े देशों ने अपने लोगों को निकालने की जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए हों, भारत पूरी तरह से लगा हुआ है उनको निकालने में। आज यानी 2 मार्च को जो खार्किव में फंसे हुए हैं भारतीय छात्र छात्राएं, उनके लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि रात के 12:30 बजे तक, भारतीय समय के अनुसार, वहाँ के समय के अनुसार वहाँ शायद 6 बजे या 9:30 बजे का समय है, जो भी डिफरेंस हो समय का, उस समय तक जो भी जहाँ है निकलकर खार्किव से बाहर चला जाए। अब लोग पूछ रहे हैं कि कैसे जाएंगे, क्या वहाँ पर जो है फाइटर जेट उतारे जाएंगे, उनसे निकल कर आएंगे क्या? नहीं, खार्किव में, कीव में अंडरग्राउंड जो मेट्रो रेल है उसका नेटवर्क अभी भी चल रहा है, वहाँ से आप निकल सकते हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़कर उससे निकलिए बाहर, वहाँ से भारत सरकार फिर आपको लेकर आएगी। ये समय क्यों दिया गया है? ये समय भारत के हित को ध्यान में रखकर, इसका मतलब है रूस के राष्ट्रपति, रूस की सरकार ने ये बताया है कि इस समय तक निकाल लीजिए वरना उसके बाद मुश्किल होगी। खार्किव पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। उस बड़े हमले में फिर कोलैटरल डैमेज जो है वो सिविलियंस होते ही होते हैं, हर युद्ध में होता है। तो ये एक तरह से स्पेशल विंडो है भारतीयों के लिए जो यूक्रेन में फंसे हैं। इसके बावजूद सरकार की आलोचना हो रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक सज्जन जो हर थोड़े दिन पर जो है भागकर विदेश चले जाते हैं, उनका कहना है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो है MIA साबित हुए हैं। MIA मतलब, उससे उनका मतलब है मिसिंग इन एक्शन। अगर नरेंद्र मोदी मिसिंग एक्शन है तो इस देश का कोई नेता एक्शन में नहीं है। इस देश का कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री कभी एक्शन में नहीं रहा। राहुल गांधी को कम से कम ये समझ में आना चाहिए, अपने पार्टी का, अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए। जब 1956 में हंगरी पर रूस ने हमला किया था, तब भारत सरकार से मदद की गुहार कर रहा था हंगरी। तब दुनिया के देश रूस के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे थे, निंदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो नेहरू जी तटस्थ थे उस समय। तो वो नीति नेहरू जब कर रहे थे तो सही थी, क्योंकि जो वो उस समय जो उन्होंने फैसला किया, कदम उठाया, वो भारत के हित में था। आज जो नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया है वो भारत के हित में है। और भाषण कौन दे रहा है, सीख कौन दे रहा है भारत को? अमेरिका जैसे देश, जिन्होंने अपने पड़ोसी ग्वाटेमाला और हॉन्डुरस पर इसलिए हमला किया 1953 में कि कहा कि हमारे दरवाजे तक आ गया है कम्युनिज्म और इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। तो कैसे आ गया था कम्युनिज्म दरवाजे तक? क्योंकि इन दोनों देशों ने, उस समय जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और उनके विदेश मंत्री, उन दोनों की कंपनियां थीं फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था इन दोनों देशों ने। इसलिए कम्युनिज्म आ गया, इसलिए उस देश पर हमला करना ज़रूरी हो गया। ऐसे जो हमला करते रहे हैं अमेरिका, जिसने इराक, वियतनाम, क्यूबा, अफगानिस्तान, इन सब देशों पर हमला किया, जो अपने को बहुत बड़ा डेमोक्रेट कहता है, जो कहता है किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला नहीं होना चाहिए, इस समय रूस को जो सबक दे रहा है वो ये सब कर चुका है। उससे क्या भारत उसके रास्ते पर चले, उनसे, ऐसे लोगों से सीख ले? सवाल ये है कि अगर सचमुच गंभीर हैं ये देश, तो क्यों नहीं रूस की गैस और उसके ऑयल पर प्रतिबंध लगाते? क्योंकि यूरोप और अमेरिका, खासतौर से यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जो लोग कह रहे हैं यूरोप और अमेरिका के देश यूक्रेन से कि लड़ो, उनको अपना हथियार बेचना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो जो नुकसान होगा, अरबों का जो नुकसान हो रहा है यूक्रेन में, उसकी भरपाई करने न अमेरिका आएगा न यूरोप आएगा। अगर रूस अपने देश की सुरक्षा की चिंता कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? यूक्रेन में मेरा मानना है कि अगर कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होता तो शायद ये नौबत ना आती। अभी जो ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं वो एक कॉमेडियन थे, उनका एक सीरियल हिट हो गया,
तो उसी सीरियल के नाम पर उन्होंने पार्टी बना ली, चुनाव लड़ लिया और राष्ट्रपति हो गए। तो ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की और इस तरह के रणनीतिक मामलों में समझ की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनको सिर्फ रूस को ये आश्वासन देना था कि हम नेटो के सदस्य नहीं बनेंगे, हम अमेरिकी और यूरोप के हथियार मिसाइलें अपने देश में तैनात नहीं होने देंगे, इतने से बात बन सकती थी, यूक्रेन की तबाही रुक सकती थी। सवाल ये है कि जो कदम उठाया है ज़ेलेंस्की ने, उससे यूक्रेन को हासिल क्या हो रहा है? जो पीछे से पीठ थपथपा रहे हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये यूक्रेन का हित नहीं देख रहे हैं, ये अपने हित की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी और उनके जैसे और जो नेता हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये लोग आप मान कर चलिए कि किसी भी परिस्थिति में, कम से कम जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश के हित की बात नहीं करेंगे। उनको मोदी को चोट पहुंचाना है, चाहे देश को उससे चोट पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।